चैप्टर नंबर 21 न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। डेफिनेटली हम इसमें क्या पढ़ने वाले हैं, हम इसमें नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ने वाले हैं। बिफोर एक्सप्लेनिंग दिस टॉपिक और बिफोर एक्सप्लेनिंग दिस चैप्टर, मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दूं कि ह्यूमन फिजियो हम पढ़ रहे हैं बेटा, और मैं आपको बता दूं हमारे बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स हैं, सिस्टम्स हैं, फंक्शनिंग है, उनको कौन कंट्रोल करते हैं बेटा? नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम। तो दो तरह की कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ह्यूमन बॉडी में नोटिस होती है, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एंड केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। जो चैप्टर नंबर 21 है दैट इज टोटली बेस्ड ओवर न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जिसमें हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। तो ये थी थोड़ी सी ब्रीफ। तो आज हम डायरेक्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे बेटा कि क्या क्या इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं। तो न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की बात करूं तो बिफोर एक्सप्लेनिंग दिस टॉपिक, सबसे पहले आ जाते हैं इंट्रोडक्शन कि हमारा जो ये नर्वस सिस्टम है ये किससे ओरिजिनेट हुआ है। ओरिजिन की बात माने तो मैं आपको पहले भी कई बार ये टर्म समझा चुकी हूँ कि जो ह्यूमन बॉडी है इट इज़ ओरिजिनेटेड फ्रॉम 3 जर्म लेयर। मैं थोड़ा सा जर्म लेयर का कॉन्सेप्ट दे दूं आपको कि जब स्पर्म एंड ओवा फर्टिलाइज्ड होते हैं, सिंगैमी होती है, तो जाइगोट की फॉर्मेशन होती है बेटा। जाइगोट में क्लीवेज हो तो फिर एम्ब्रियो बनता है और उसमें कितनी जर्म लेयर बनती है? 3। जो अंदर वाली लेयर होती है उसको एंडोडर्म बोलते हैं, जो बीच वाली लेयर होती है उसको मीजोडर्म बोलते हैं, और जो बाहर वाली लेयर होती है उसको एक्टोडर्म बोलते हैं। यही लेयर्स बेटा फर्दर डिवाइड एंड डिफ्रेंशिएट करके हमारी बॉडी में क्या बनाती है? ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम्स। क्लियर है पॉइंट आपको? तो हम सीधा आ जाते हैं अपने कॉन्सेप्ट पे। हम बात कर रहे हैं नर्वस टिश्यू के बारे में। पिछले चैप्टर में आप मस्कुलर टिश्यू पढ़ चुके हैं। तो हमारी जो ह्यूमन बॉडी है इट इज़ कम्पोज्ड ऑफ 4 टाइप ऑफ टिश्यू: एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। तो आज के सेगमेंट में अपना मेजर फोकस किस पे रहने वाला है बेटा? नर्वस टिश्यू। तो नर्वस टिश्यू की ओरिजिन देख लेते हैं हम। 4 तरह के टिश्यू से मिलके बना है अपना सिस्टम। यू कैन राइट डाउन नर्वस टिश्यू जो हमारे नर्वस सिस्टम की फॉर्मेशन करते हैं, ओरिजिनेट फ्रॉम एक्टोडर्म। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ नर्वस टिश्यू? यू कैन गो थ्रू एक्टोडर्मल ओरिजिन। क्या फंक्शन होता है बेटा? यू कैन राइट डाउन द फंक्शन ऑफ नर्वस टिश्यू। दीज आर स्पेशलाइज्ड टिश्यू, और यू कैन कॉल स्पेशलाइज्ड फॉर रिसीविंग स्टिमुलाई। यदि मैं कहूँ कि मसल्स हैं, भले ही कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करती हैं, लेकिन वो स्टिमुलस खुद रिसीव नहीं कर सकती। उस स्टिमुलस को रिसीव किसने किया है? न्यूरल टिश्यू। और न्यूरल टिश्यू फर्दर मसल को मैसेज सेंड करेगा इन द फॉर्म ऑफ इम्पल्स। तो स्पेशलाइज्ड फॉर रिसीविंग स्टिमुलाई एंड ट्रांसमिट messages. This is the important aspect of nervous tissue. तो नर्वस टिश्यू बेटा रिसीव करती है स्टिमुलाई को और खुद एक्साइट हो जाती है, एंड दैट प्रॉपर्टी इज सेड टू बी एक्साइटेबिलिटी। तो व्हाट डू यू मीन बाय एक्साइटेबिलिटी हेयर? Excitability is the tendency of nervous tissue to receive stimuli and get excited to generate impulse. तो उस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? एक्साइटेबिलिटी, BILITY। करेक्ट कर लें स्पेलिंग। एंड ट्रांसमिट मैसेजेस एंड दैट प्रॉपर्टी सेड टू बी कंडक्टिविटी। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए which type of property shown via nervous tissue, you can go through excitability and conductivity. What do you mean by excitability? Nervous tissue having tendency to receive stimulus and generate impulse, electrical impulse. That tendency is said to be excitability, and conduct the message to following organ and organ system like muscular tissue across neuromuscular junction. That property is said to be conductivity. Now come over, नर्वस सिस्टम अपना कैसा होता है? नर्वस टिश्यू किसको बनाते हैं? इट फॉर्म्स नर्वस सिस्टम। ये किसकी फॉर्मेशन करते हैं? नर्वस टिश्यू आपके नर्वस सिस्टम की फॉर्मेशन करते हैं। और नर्वस सिस्टम में आप
मेजर पढ़ेंगे ब्रेन एंड स्पाइनल कोड, लेकिन उससे पहले हम देख लें कि व्हाट आर द सेलेंट फीचर ऑफ नर्वस सिस्टम और ये किससे मिलके बने हैं। न्यूरॉन से मिलके बने हैं, न्यूरोग्लिया सेल से मिलके बने हैं। न्यूरॉन आप 10th में पढ़ के आए हैं, ग्लिया सेल थोड़ा सा न्यू होगा आपके लिए, वो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। तो नेक्स्ट कम ओवर नर्वस सिस्टम, नेक्स्ट कम ओवर नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम, सिस्टम। नर्वस सिस्टम कैसा होता है, कैसी एक्टिविटी होती है, रैपिड होती है, स्लो होती है, उनके बारे में लिखेंगे। यू कैन राइट डाउन नर्वस सिस्टम इज रैपिड इन नेचर, बहुत ही फास्टेस्ट एक्शन शो करती है बेटा, रिसीव करती है स्टिमुलस को और फिर उसको कंडक्ट करती है उस मैसेज को किस फॉर्म में, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के फॉर्म में। कैसे इम्पल्स बनती है ये हम डिटेल में पढ़ने वाले इस चैप्टर में। बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही ट्रिकी चैप्टर है बेटा, तो प्लीज़ कोई भी बच्चा लाइव लेक्चर इसके स्किप ना करे कैसे भी। मैं आपको बता दूं ये चैप्टर जनरली आपके सीनियर्स को भी प्रॉब्लम होती है, तो प्लीज़ अटेंटिवली आप इसको अटेंड करना, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। तो इट वर्क्स थ्रू, कैसे वर्क करती है, किसके थ्रू वर्क करती है, इट वर्क्स थ्रू, यू कैन राइट डाउन इलेक्ट्रिकल सिग्नल, इट वर्क्स थ्रू इलेक्ट्रिकल सिग्नल, सिग्नल, इलेक्ट्रिकल सिग्नल कॉल्ड, कॉल्ड क्या बोलते हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल को बेटा, कॉल्ड नर्व इम्पल्स। क्या होती है इम्पल्स, किस तरह की ट्रांसमिशन होती है, डिटेल में इस चैप्टर में हम देखने वाले हैं। तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जो प्रोड्यूस करती है उसके लिए क्या टर्म यूज़ किया आपने, नर्व इम्पल्स। नर्व इम्पल्स ट्रेवल इन, नर्व इम्पल्स ट्रेवल इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, पर्टिकुलर डायरेक्शन। जैसे हमारे सेंसरी ऑर्गन टू सीएनएस एंड सीएनएस टू इफेक्टर ऑर्गन। जैसे कोई स्टिमुलस दिया आपने, तो स्टिमुलस से बेटा हमें भेजना है, कोई भी सेंसरी ऑर्गन को स्टिमुलस गया, सपोज आई, उससे मैसेज जाएगा बेटा किसके पास, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और वापस से वो मैसेज मोटर न्यूरॉन लेके आएगी सेंसरी ऑर्गन की। हमने किसको देखा, हमने किस बच्चे को देखा, काजल को देखा, ऋषि को देखा, किसको देखा, क्योंकि मैंने तो तुम्हें देखा भी नहीं है अब तक, तो मैं आइडेंटिफाई भी नहीं कर पाऊंगी। क्लियर। तो नर्व इम्पल्स ट्रेवल इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, मेड अप ऑफ नर्वस टिश्यू, मेड अप ऑफ नर्वस टिश्यू। नर्वस सिस्टम किससे मिलके बना है बेटा, नर्वस टिश्यू से मिलके बना है। इसके बारे में आज का सेगमेंट फोकस रहेगा। मेड अप ऑफ नर्वस टिश्यू which are composed of two types of cell, composed of two types of cell. How can you define tissue बेटा, group of cells, और कितने टाइप ऑफ सेल से मिलके बना है ये, 2 टाइप ऑफ सेल से मिलके बना है नर्वस टिश्यू। तो लिखें आप कौन कौन से नर्वस टिश्यू कौन कौन से सेल से मिलके बना है, composed of 2 types of cells। कौन कौन से सेल से मिलके बना है, you can write down, you can write down 2 types of cell. Number 1 neuron, number 1 neuron, and the next one is glia cell, or it is also said to be neuroglia cells, glia cells और neuroglia cells। तो 2 तरह के सेल से मिलके बनी है आपकी नर्वस टिश्यू, और नर्वस टिश्यू ही आपकी बॉडी में क्या बनाती है, नर्वस सिस्टम बनाती है। तो न्यूरॉन क्या है और न्यूरॉन के कौन कौन से पार्ट हैं, थोड़ा सा देख लें आप देख लें बेटा। न्यूरॉन के 2 मेजर पार्ट हैं बेटा, एक तो साइटोन जिसको आप सेल बॉडी भी बोलते हैं, सेल बॉडी भी बोलते हैं, और जो सेल से बाहर की तरफ पार्ट निकले हुए हैं, सेल क्या है बेटा, हर एक ऑर्गेनिज्म की बेसिक फंडामेंटल यूनिट क्या है, सेल है, डेफिनेटली सेल है। और सेल में से जो एक्सटेंशंस बाहर निकली हैं उसको बोलते हैं प्रोसेस ऑफ न्यूरॉन। यहाँ पे प्रोसेस का मतलब कोई एक्टिविटी नहीं है, प्रोसेस ऑफ न्यूरॉन का मतलब एक्सटेंशन फ्रॉम, और यू कैन कॉल एक्सटेंशन फ्रॉम साइटोन, और इट इज़ ऑल्सो सेड टू बी न्यूराइड्स। जो न्यूरॉन से बाहर की तरफ निकले हुए फाइबर लाइक, थ्रेड लाइक पार्ट्स दिखाई देते हैं उसको आप क्या बोलते हैं, न्यूराइड्स बोलते हैं। तो
किसी भी टर्म से कंफ्यूज मत होना। बेसिक जो पार्ट है उसको क्या बोला आपने, साइटोन। साइटोन में से जो पार्ट्स बाहर की तरफ एक्सटेंड होते हैं उनको आपने क्या कह दिया, प्रोसेस ऑफ न्यूरॉन, एक्सटेंशन फ्रॉम साइटोन, और टेक्निकली इट इज सेड टू बी न्यूराइट्स। दो पार्ट आ जाते हैं बेटा इसमें, डेंड्राइट्स एंड द लॉन्गेस्ट प्रोसेस इज सेड टू बी एक्सॉन। डेंड्राइट छोटे होते हैं, छोटे छोटे फाइबर लाइक थ्रेड्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। एक्सॉन एक लॉन्ग इलोंगेटेड स्ट्रक्चर होता है, और यू कैन कॉल एक्सॉन इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ न्यूरॉन। न्यूरॉन का सबसे लंबा पार्ट कौन सा होता है, एक्सॉन होता है। तो नेक्स्ट कम ओवर द स्ट्रक्चर ऑफ, टिपिकल स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। हेडिंग डालें, टिपिकल स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, फटाफट राइट करें बेटा, टिपिकल स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। तो हमने पढ़ा कि आपके नर्वस टिश्यू जो है वो कितने टाइप के सेल से मिलके बने हैं बेटा, इट इज़ कंपोज्ड ऑफ 2 टाइप ऑफ सेल। कौन कौन से सेल देखिए फटाफट, न्यूरॉन एंड ग्लिया सेल। डिटेल में चलेंगे आज के सेगमेंट में, क्या होते हैं न्यूरॉन, क्या होते हैं ग्लिया सेल, और कैसा रोल प्ले करते हैं, कितने टाइप के न्यूरॉन्स होते हैं और कितने टाइप के ग्लिया सेल होते हैं। तो नाउ कम ओवर द टिपिकल स्ट्रक्चर ऑफ अ न्यूरॉन। टिपिकल स्ट्रक्चर ऑफ अ न्यूरॉन। न्यूरॉन का स्ट्रक्चर आप लोअर क्लास से बनाते आ रहे हैं। 3 पार्ट, 2 पार्ट है मेनली, साइटोन एंड न्यूराइट्स। साइटोन एंड न्यूराइट्स। साइटोन इज द मेन बॉडी, और जो उसमें से प्रोसेस बाहर निकली होती है, फाइबर्स बाहर निकले होते हैं, दैट इज सेड टू बी न्यूराइट, डेंड्राइट एंड एक्सॉन। नाउ कम ओवर द टिपिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ न्यूरॉन। बिफोर ड्राइंग मैं इसको इरेज कर देती हूँ क्योंकि थोड़ा सा बड़ा सा डायग्राम बनेगा बेटा। फटाफट अपनी पेंसिल निकाल लें, और हम ड्रॉ करने वाले हैं एक बहुत ही अच्छा सा डायग्राम। किसका, न्यूरॉन का, क्योंकि जब तक डायग्राम नहीं देखेंगे तब तक आपको समझ नहीं आएगा। मेरा बोर्ड छोटा है, आप एक्सटेंडेड बना सकते हैं, मेरे पास स्पेस कम है यहाँ पे, दैट्स वाई मैंने थोड़ा इस तरह का बनाया है। यहाँ पे देख लें बेटा, इसमें से जो प्रोसेस निकली, ग्रीन कलर से दिखा देती हूँ, जो छोटी छोटी प्रोसेस निकली, सेल बॉडी, दिस इज द सेल बॉडी, उसको आपने क्या कह दिया, डेंड्राइट कह दिया। क्या कह दिया, डेंड्राइट कह दिया। ये एक बिग साइज का क्या होता है बेटा, न्यूक्लियस होता है। होती सारी ऑर्गेनल है, माइटोकॉन्ड्रिया भी होते हैं, ER भी होते हैं, ये सब आपको पता होना चाहिए। जिस पार्ट से, सेल बॉडी के जिस पार्ट से, इसमें बहुत सारे आपको फाइबर्स दिखेंगे, साइटोप्लाज्म दिख रहा है, बहुत सारा डेंस साइटोप्लाज्म है, छोटे छोटे इसमें ग्रैन्यूल्स दिख रहे हैं, विच इज सेड टू बी नीजल ग्रैन्यूल, विच आर मेड अप ऑफ, और यू कैन कॉल RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से मिलके बना होता है, जो इम्पल्स कंडक्शन में, इम्पल्स जनरेशन में हेल्प करता है। एक्सॉन का सेंसिटिव पार्ट जहाँ, सॉरी, सेटोन का सेंसिटिव पार्ट जहाँ से एक्सॉन अराइज होता है, दिस इज द मोस्ट सेंसिटिव एरिया ऑफ न्यूरॉन। एक्सॉन जिस पॉइंट से अराइज होता है बेटा, साइटोन के जिस पार्ट से अराइज होता है, दैट इज सेड टू बी एक्सॉन हीलॉक। तो फर्स्ट ऑफ ऑल नेमिंग करते चलते हैं, दी स्मॉल प्रोसेसेस अराइज फ्रॉम सेल बॉडी, और साइटोन इज डेंड्राइट। ये बिग साइज का क्या दिखाई दिया आपको, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस, और क्या दिखाई दिए बेटा, इसमें छोटे छोटे फाइबर्स दिखाई दिए, जिसको आपने कह दिया न्यूरॉन के फाइबर्स हैं। देन वी यूज टर्म न्यूरोफाइब्रिल, न्यूरोफाइब्रिल्स, जो सपोर्ट भी देते हैं और इम्पल्स जनरेशन में भी हेल्प करते हैं। क्लियर। न्यूक्लियस में छोटा सा क्या लोकेटेड होता है आपको पता ही है, न्यूक्लियोलस। एग्जैक्टली सेम सेल, एनिमल सेल, आपने ड्रॉ किया हुआ एनिमल सेल आपको पता है, सारे पार्ट्स होते हैं। रिच इन माइटोकॉन्ड्रिया, बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, गोल्गी कॉम्प्लेक्स होती है, ER होती है, वो सब मैं यहाँ पे ड्रॉ नहीं कर रही क्योंकि हमारा मेजर फोकस है बेटा यहाँ पे आपको वो पार्ट दिखाना जहाँ पे इम्पल्स जनरेट होती है, जहाँ पे जो मैसेज रिसीव किया डेंड्राइट ने, उसको इलेक्ट्रिकल फॉर्म देने का काम कौन करती है, नीजल ग्रैन्यूल्स करती है। तो यू कैन राइट डाउन हियर द इम्पॉर्टेंट टर्म नीजल्स ग्रैन्यूल। नीजल साइंटिस्ट का नाम है, और उन्होंने कहा कि साइटोन के अंदर कुछ डार्कली स्पॉटेड
स्ट्रक्चर नोटिस हुए हैं बेटा और उसको नाम क्या दे दिया, नीजल ग्रैन्यूल। बिफोर एक्सप्लेनिंग द स्ट्रक्चर मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि डाई सुना है आपने, डाई या स्टेन सुना होगा, स्टेनिंग, सैफ्रनिन, मिथिलिन ब्लू। हम स्टेन यूज़ करते हैं किसी भी स्ट्रक्चर को देखने के लिए बेटा। तो जो नीजल ग्रैन्यूल्स हैं दीज आर बेसोफिलिक इन नेचर, मतलब ये बेसिक डाई की तरफ कलरेशन शो करते हैं। बेसोफिलिक इन नेचर का मतलब दे शो कलरेशन टुवर्ड बेसिक डाई। अलग अलग टाइप की डाई होती हैं, एसिडोफिलिक डाई, एसिडिक डाई होती हैं, बेसिक डाई होती हैं, न्यूट्रल डाई होती हैं। जब मैंने आपको WBC कराया था बेटा तो वहाँ पे मैंने एसिडोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल कराए थे, ग्रैन्युलोसाइट्स कराए थे। आप एक बार रिकॉल करें अपने कि उस टॉपिक को रिकॉल करें, WBC जहाँ कराया था मैंने, ब्लड कॉर्पुसेल्स का कॉन्सेप्ट कराया था WBC। तो मैंने वहाँ बताया था कि अलग अलग जो WBC होते हैं दे शो कलरेशन टुवर्ड डिफरेंट डाई, एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल डाई। तो जो बेसोफिलिक ग्रैन्यूल्स की बात हो रही है कि ये किस डाई के तरफ कलरेशन शो करेंगे, बेसिक डाई के। तो नीजल ग्रैन्यूल्स, डायरेक्ट क्वेश्चन आपका नीट का, इसको मैं अलग कलर से शो कर देती हूँ ताकि आपको याद रहे। इट इज़ बेसोफिलिक इन नेचर, बेसोफिलिक इन नेचर, दे शो कलरेशन टुवर्ड बेसिक डाई एंड दीज आर फ्रेगमेंट्स ऑफ ER, टूटे हुए ER हैं ये, फ्रेगमेंट्स ऑफ RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दीज आर द फ्रेगमेंट्स ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दो तरह के ER पढ़े हैं आपने, RER एंड SER। यदि ER के सरफेस पे राइबोसोम लोकेटेड होते हैं देन वी यूज टर्म RER। तो दीज आर द फ्रेगमेंट्स ऑफ RER। क्लियर? अब मैंने कहा कि जिस पार्ट से एक्सोन अराइज हो रहा है, इधर से डेंड्राइट निकल रही है, इधर से एक्सोन, मतलब आप सिंपली देखें व्हाई इट इज सेड टू बी सेल प्रोसेसेस, क्योंकि ये साइटोन से बाहर निकल रहे हैं। तो दिस इज द मोस्ट सेंसिटिव एरिया एंड फॉर दिस मोस्ट सेंसिटिव एरिया वी यूज टर्म एक्सोन हिलॉक। तो दिस इज द मोस्ट सेंसिटिव एरिया, यू कैन राइट डाउन हेयर नेम एक्सोन हिलॉक। लिखवाऊंगी मैं इन सब के बारे में कि ये क्या क्या पार्ट्स होते हैं, बस आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। क्लियर बेटा? तो दिस इज द एक्सोन, बहुत लॉन्गेस्ट पार्ट होता है एंड दिस इज कवर्ड विद इंसुलेटिंग लेयर प्रोड्यूस्ड बाय श्वान सेल। एक श्वान सेल होते हैं, श्वान सेल जो एक इंसुलेटिंग लेयर प्रोड्यूस करते हैं, माइलिन शीट प्रोड्यूस करते हैं। देखें आप, इस तरह की माइलिन शीट बना रही हूँ मैं यहाँ पे। जो हमारा न्यूरॉन होता है इट इज कम्प्लीटली कोटेड विथ अ whitish substance made up of sphingolipid। later on डिस्कस करेंगे किससे मिलके बना है। एंड दिस इज द एक्सोन टर्मिनल, एक्सोन टर्मिनल है ये। क्लियर बेटा? दिस इज एक्सोन टर्मिनल। इसको क्लोज कर देती हूँ। तो आप क्या देख रहे हैं, आप देखें मैं यहाँ पे क्या बनाने वाली हूँ। ये बनाया मैंने श्वान सेल, ये क्या बनाया मैंने, श्वान सेल। श्वान सेल का न्यूक्लियस है बेटा, ये रेड कलर का जो है ये सेल है बेटा। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा अलग कलर से दिखा दूँ तो ये श्वान सेल क्या प्रोड्यूस कर रही है, ये माइलिन शीट प्रोड्यूस कर रही है जो किसको सराउंड कर रही है। यहाँ पे ब्लू कलर से दिखा रही हूँ बेटा मैं माइलिन शीट। देखें आप ध्यान से मैं क्या बना रही हूँ, मैं बना रही हूँ कि एक्सोन को किन सेल ने सराउंड किया हुआ है, यहाँ पे रेड कलर के एक सेल ने सराउंड किया हुआ है जिसको आपने क्या नाम दे दिया, आपने उसको नेम दे दिया श्वान सेल। एंड दिस श्वान सेल प्रोड्यूस a specialized conjugated lipid which surround your axon part of the neuron and that lipid or that sheath is said to be myelin sheath. Here I represent myelin sheath with blue color. कलरेशन में इसलिए यूज़ करती हूँ ताकि आपको हर पार्ट अच्छे से एक्सप्लेन हो जाए कि ग्रीन कलर का पार्ट आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे, एक्सोन। एक्सोन के चारों तरफ कौन सी लेयर मैंने ड्रॉ की है बेटा, ब्लू कलर की लेयर ड्रॉ की है। एंड दैट ब्लू लेयर इज मेड अप ऑफ लिपिड
फोस्फोलिपिड और कॉन्जुगेट लिपिड जो आपके न्यूरॉन के चारों तरफ इंसुलेटर का काम करते हैं। जैसे आप देखते हैं आपकी इलेक्ट्रिक वायर होती है मेड अप ऑफ कॉपर और उसके चारों तरफ किसकी कोटिंग होती है, टेफ्लॉन की कोटिंग होती है, ताकि किसी भी तरह की स्पार्किंग ना हो, आयंस की लीकेज ना हो और करंट कॉन्टिन्यूसली फ्लो करे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन द नेमिंग कि एक्सॉन कहाँ से राइज हुआ बेटा, साइटोन से राइज हुआ, एंड द मोस्ट सेंसिटिव पार्ट ऑफ साइटोन इज सेड टू बी हिलॉक। तो हाउ कैन यू डिफाइन हिलॉक? एक्सॉन हिलॉक इज द most sensitive region of the cytone from where axon originated. Clear? And here this axon name करें, this is axon. axon के अंदर जो लिक्विड भरा हुआ है that is एक्सोप्लाज्म। लिक्विड भरा हुआ है इसको क्या बोलोगे, इसको रहने देते हैं, मैं नेमिंग बाद में लिखाऊंगी इसको, एक्सोप्लाज्म। एक्सोन की जो मेम्ब्रेन है बेटा that is एक्सोलेमा। एक्सॉन की मेम्ब्रेन को क्या नाम दिया, जैसे सार्कोमेयर की मेम्ब्रेन को क्या नाम दिया था आपने, याद करें, सार्कोलेमा। उसी तरह से एक्सॉन की मेम्ब्रेन को क्या नाम दे दिया, एक्सोलेमा। ये रेड कलर के सेल कौन से सेल दिखाई दे रहे हैं, श्वान सेल। श्वान सेल SACHWAN, श्वान सेल, और सिंपल स्वान और न्यूरोग्लिया सेल। ये कौन से सेल होते हैं, न्यूरोग्लिया सेल, और सिंपली यू कैन कॉल ग्लिया सेल। ये श्वान सेल का न्यूक्लियस दिख रहा है। ये श्वान सेल क्या सिक्रीट कर रही है बेटा, इट सिक्रीट माइलिन शीट। ये क्या बनाती है, माइलिन शीट बनाती है। माइलिन शीट वाइट कलर की लिपिड लेयर है। माइलिन शीट का मतलब लेयर। किसके अराउंड ये लेयर बन रही है, एक्सॉन के चारों तरफ, एक्सोलेमा के सराउंड कर रही है। एक्ट एज इंसुलेटर, बिहेव एज अ इंसुलेटर। दिस इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट। क्लियर पॉइंट बेटा। एक्सॉन एंड कर गया तो इसको क्या बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं एक्सॉन एंड बल्ब। एक्सॉन एंड बल्ब, तो यू कैन राइट डाउन दिस इज द टेल पार्ट, एक्सॉन एंड bulb, or simply the structure is said to be axon telodendria. telodendria। एक्सॉन से जो पार्ट निकल रहे हैं उसके लिए क्या टर्म यूज किया, इज दिस कंप्लीट स्ट्रक्चर बेटा। ये जो आपको कंप्लीट एक्सॉन में से स्ट्रक्चर ओरिजिनेट होते हुए दिखाई दे रहे हैं, दिस होल स्ट्रक्चर इज सेड टू बी एक्सॉन टेलोडेंड्रिया। और इस टर्मिनल पॉइंट को क्या बोला आपने, एक्सॉन एंड बल्ब। एक्सॉन एंड बल्ब, एंड दिस कंप्लीट इलोंगेटेड स्ट्रक्चर स्टार्ट फ्रॉम हेयर और यहाँ तक, इस पूरे पार्ट को आप क्या बोलते हैं, एक्सॉन। इस पूरे पार्ट को क्या बोलते हैं, एक्सॉन। तो अगेन आई रिकैप हियर, आप देखें इस पूरे ग्रीन ये जो पार्ट दिख रहा है, दिस इज सेड टू बी साइटोन। इसको क्या बोला आपने, साइटोन। साइटोन से आपको क्या ओरिजिनेट होता हुआ दिखाई दिया, डेंड्राइट, और क्या ओरिजिनेट होता हुआ दिखाई दिया, एक्सॉन। दैट्स व्हाई दीज डेंड्राइट एंड एक्सॉन आर सेड टू बी न्यूराइड्स। ये क्योंकि ये किससे ओरिजिनेट हुए हैं बेटा, साइटोन से। तो अगेन आई रिकैप हियर, आप फटाफट डायग्राम को समझिए बेटा। स्क्रीनशॉट बाद में लेना, स्क्रीन रिकॉर्डिंग बीच में इंटरफेयर हो जाएगी। प्लीज़ ऐसा कोई काम मत करना जिससे रिकॉर्डिंग ही इंटरफेयर हो जाए। तो आप बाद में देख सकते हैं जिसका भी कोई डायग्राम रह जाए। देखें आप, इसको मैंने क्या बोला, साइटोन बोला। साइटोन से जो छोटे छोटे फाइबर लाइक स्ट्रक्चर निकल रहे हैं उसको क्या बोला आपने, डेंड्राइट। साइटोन के जो मोस्ट सेंसिटिव पार्ट है उसको क्या बोला आपने, एक्सॉन हिलॉक। और वहाँ से क्या ओरिजिनेट हुआ, मोस्ट इलोंगेटेड स्ट्रक्चर, जिसको क्या बोला आपने, एक्सॉन। एक्सॉन को सराउंड किसने किया हुआ है बेटा, श्वान सेल, विच इज़ अ टाइप ऑफ न्यूरोग्लिया सेल। 3 टाइप की ग्लिया सेल पढ़ाऊंगी मैं आपको। इस श्वान सेल ही क्या सिक्रीट करते हैं बेटा, यहाँ पे माइलिन शीट। लेकिन आप देखें कि हर जगह नहीं प्रेजेंट है माइलिन शीट, बीच बीच में इंटरप्टेड है, एंड दैट इंटरप्टेड पार्ट इज नोड ऑफ रेनवियर। नोड ऑफ रेनवियर। तो व्हाट इज द रोल ऑफ नोड ऑफ रेनवियर हेयर, सपोज इसमें इम्पल्स जनरेट हुआ बेटा, इस न्यूरॉन से ही किसी साइड वाले न्यूरॉन को इम्पल्स भेजना है तो वो यहाँ से नहीं रिसीव कर सकता क्योंकि ये इंसुलेटेड पार्ट है, तो वो कहाँ से इम्पल्स रिसीव करेगा, नोड से। तो जनरली इम्पल्स मूव करती है, जंप करती हुई मूव करती है बेटा
ऐसे इम्पल्स मूव करती है जंप करती हुई। कैसे जंप करती हुई मूव करती है वो लेटर ऑन मैं एक्सप्लेन करूंगी आपको जब मैं आपको नर्व इम्पल्स पढ़ाऊंगी। यहाँ पे मेरा मेन मोटिव था आपको न्यूरॉन के हर पार्ट को एक्सप्लेन करना। नाउ कम ओवर द एक्सप्लेनेशन ऑफ साइटोन, एक्सॉन एंड डेंड्राइट। राइट डाउन एक्सप्लेनेशन ऑफ न्यूरॉन, डू फास्ट। एक्सप्लेनेशन ऑफ न्यूरॉन, जल्दी जल्दी करें बेटा। एक्सप्लेनेशन ऑफ न्यूरॉन, एक्सप्लेनेशन ऑफ न्यूरॉन। न्यूरॉन का कैसा स्ट्रक्चर होता है उसके बारे में हम देखेंगे, क्या क्या पार्ट्स होते हैं, कैसे रोल प्ले करते हैं, इन सब के बारे में। ये डायग्राम मैं आपको बाद में स्क्रीनशॉट करके भेज दूंगी बेटा, आप अच्छे से ड्रॉ कर पाएंगे कि किसी का पेंडिंग रह गया है। राइट डाउन एक्सप्लेनेशन ऑफ न्यूरॉन, एक्सप्लेनेशन ऑफ न्यूरॉन। न्यूरॉन आपने देखा एक्टोडर्मल ओरिजिन है, दो टाइप के सेल्स न्यूरॉन सॉरी नर्वस टिश्यू में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कौन बनाते हैं बेटा, न्यूरॉन, और दूसरे कौन बनाते हैं, ग्लिया सेल बनाते हैं। तो देखें आप न्यूरॉन में सबसे पहले आपको क्या दिखाई दिया, सेल बॉडी, और क्या दिखाई दिया जिसको आपने क्या नेम दे दिया, साइटोन। और साइटोन से ही फर्दर दो प्रोसेस निकलते हैं, डेंड्राइट और एक्सॉन। इट इज ऑल्सो सेड टू बी सोमा, तो कंफ्यूज ना हो, कोई भी टर्म आ जाए तो तीनों एक ही मतलब है। तो लिखिए क्या होता है, कैसा इसका साइटोप्लाज्म दिखाई दिया बेटा आपको, यूनिन्यूक्लिएट कंटेन यूनिन्यूक्लिएट साइटोप्लाज्म। व्हाट डू यू मीन बाय यूनिन्यूक्लिएट साइटोप्लाज्म, सिंगल न्यूक्लियस, इट इज नॉट अ मल्टीन्यूक्लिएट स्ट्रक्चर, इट इज अ यूनिन्यूक्लिएट स्ट्रक्चर। एक्सेप्ट सेंट्रियोल, सेंट्रियोल वो ऑर्गेनल होती है जो सेल डिवीजन में हेल्प करती है। और आपको पता होगा कि यदि एक बार न्यूरॉन बन गए तो वो लाइफ लॉन्ग कभी भी डिवाइड नहीं करते। एक्सेप्ट सेंट्रियोल ऑल सेल ऑर्गेनल्स ऑल सेल ऑर्गेनल्स आर प्रेजेंट। सेंट्रियोल के अलावा सभी ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया, ईआर, गोल्गी बॉडी, cytoskeletal structure, everything is present in neuron. Nasal granules, लेकिन सेल में ऑर्गेनल्स तो आपने सुने होंगे सारे, लेकिन नेजल ग्रेन्यूल एंड न्यूरोफाइब्रिल सिर्फ किस सेल में पाए जाते हैं, न्यूरॉन सेल में। नॉर्मल सेल में, मसल सेल में, एपिथेलियल सेल में ये नहीं होते। दैट्स व्हाई इट शो प्रॉपर्टी ऑफ एक्साइटेबिलिटी एंड कंडक्टिविटी। Nasal granules and neurofibrils are present, Now, what are the function of nasal granule and neurofibril? You can write down. Nasal granule क्या होते हैं अभी बताया मैंने, these are fragments of RER. तो nasal granules क्या होते हैं, these are fragments of RER, और कुछ बुक में लिखा गया है बेटा ER coiled around ribosome and form a granule called nasal granule. क्लियर? क्या मतलब है इसका, सेंटर ऑफ, ये किससे मिलके बने हैं आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन आया हुआ ये। इट इज कंपोज्ड ऑफ राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन, आरएनए में प्रोटीन को जोड़ दोगे तो क्या कहलाएगा, राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन प्लस आयरन, इससे मिलके बना है। और इसका मेन फंक्शन क्या है बेटा, ये रिसीव करता है इम्पल्स स्टिमुलस को, इट रिसीव स्टिमुलस फ्रॉम डेंड्राइट, डेंड्राइट ने जो स्टिमुलस भेजा है उसको रिसीव करना, एंड जनरेट इम्पल्स, इलेक्ट्रिक इम्पल्स जो है वो कैसे जनरेट होती है लेटर ऑन कल के सेगमेंट में हम देखेंगे। बस आपको पता होना चाहिए कि जो न्यूरॉन की सेल बॉडी है उसमें क्या प्रेजेंट होते हैं बेटा, नीजल ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। और नीजल ग्रेन्यूल किससे क्या होते हैं, आरईआर के फ्रेगमेंट्स हैं, किससे मिलके बने हैं, राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन प्लस आयरन से मिलके बने हैं। क्लियर है पॉइंट आपको। व्हाट इज द रोल ऑफ न्यूरोफिब्रिल्स हियर, यू कैन राइट डाउन। न्यूरोफिब्रिल्स आर स्मॉल फिब्रिल्स, स्मॉल फाइबर्स से जो छोटे स्ट्रक्चर होते हैं उनको बोलते हैं फिब्रिल्स। स्मॉल फिब्रिल्स इन द साइटोप्लाज्म of
कंडक्शन, जो मैसेज जनरेट हुआ है यहाँ पे विद इन अ सेल बॉडी, उसकी इंटरनल कंडक्शन कौन करता है बेटा? न्यूरोफाइब्रिल। सपोज मैं कहूँ कि ये साइटोन था, इसके डेंड्राइट ने स्टिमुलस को भेजा यहाँ पे, तो इस ग्रेन्यूल ने जनरेट किया, तो अब इसको पूरे सेल में ट्रांसमिट करना है, फैलाना है इम्पल्स को, वो काम कौन करती है? न्यूरोफिब्रिल्स करती है। तो ये दो ऐसे स्ट्रक्चर हैं जो आपके न्यूरॉन को कौन सी प्रॉपर्टी प्रोवाइड करते हैं बेटा? एक्साइटेबिलिटी। तो यदि किसी न्यूरॉन में, या सिंपली कहूँ तो सेल के अंदर यदि नीजल ग्रेन्यूल न्यूरोफिब्रिल ना हो तो देयर इज नो जनरेशन ऑफ इम्पल्स एट ऑल। तो आपसे पूछा जाए न्यूरॉन की ऐसी क्या खासियत है जिसकी वजह से वो एक्साइटेबिलिटी शो करती है, तो इट इज ऑफ ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ नीजल ग्रेन्यूल एंड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ न्यूरोफिब्रिल्स। तो दिस इज द इम्पॉर्टेंट वन। नाउ कम ओवर द सेल प्रोसेस। सेकेंड पार्ट आप देखें न्यूरॉन का, तो दो पार्ट से मिलके बना है, हम आगे ही देख चुके हैं फ्लो चार्ट में कि सबसे पहला साइटोन और दूसरा पार्ट कौन सा है आपका? सेल प्रोसेस। सेल प्रोसेस में दो आ जाते हैं बेटा, एक तो डेंड्राइट और दूसरा कौन सा? एक्सॉन। इट इज आल्सो सेड टू बी न्यूराइट्स और सेल एक्सटेंशन। क्लियर? फटाफट राइट करें। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम डेंड्राइट के बारे में और एक्सॉन के बारे में। लिखें, जल्दी जल्दी लिखें। एटलीस्ट आज के सेगमेंट में हम न्यूरॉन तो कवर कर लेना बेटा। तो नेक्स्ट लिखें आप सेल प्रोसेस और न्यूराइट्स। कितने टाइप की सेल प्रोसेस ओरिजिनेट होती है? आप देखें कितने टाइप की ओरिजिनेट होती है? 2 टाइप की। छोटी छोटी जो सेल प्रोसेस है उसको आप बोलते हो डेंड्राइट। क्या बोलते हो आप उसको? डेंड्राइट्स और डेंड्राइट। क्लियर? तो डेंड्राइट आर अ स्मॉल सेल प्रोसेस, छोटी छोटी होती है, दैट्स व्हाई इट इज सेड टू बी स्मॉल सेल प्रोसेस। फिर से बता देती हूँ बेटा, प्रोसेस का मतलब यहाँ पे कोई फिनोमिना नहीं है, इट इज द एक्सटेंशन, स्मॉल सेल एक्सटेंशंस। सेल से निकले हुए जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है उसको आपने क्या कह दिया यहाँ पे? डेंड्राइट। इट इज़ 1 और मोर इन नंबर, ये एक भी हो सकते हैं और एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। आप देखेंगे यदि एक है तो यूनिपोलर न्यूरॉन, 2 है तो बाइपोलर, 3 है तो मोर देन 2 है तो मल्टीपोलर। तो 1 और मोर इन नंबर्स आगे हम देखेंगे जब न्यूरॉन की क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। क्या काम कर रहा है ये स्टिमुलस को रिसीव कर रहा है बेटा। रिसीव द स्टिमुलाई, ये रिसीव करता है स्टिमुलस को। एक है तो स्टिमुलस, मेनी है तो स्टिमुलाई। इट रिसीव द स्टिमुलाई एंड प्रोड्यूस, दिस इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट, कई बार आया हुआ है, प्रोड्यूस सेंट्रीपिटल कंडक्शन। व्हाट डू यू मीन बाय सेंट्रीपिटल कंडक्शन? 2 तरह के टर्म पढ़े होंगे आपने, सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल टर्म सुना होगा। सेंट्रीपिटल दैट इज टुवर्ड्स सेल बॉडी, टुवर्ड्स द सेल बॉडी। ये स्टिमुलस को रिसीव करके कहाँ भेज रहा है बेटा? कि कहाँ कंडक्ट कर रहा है? सेल बॉडी की तरफ, अंदर की तरफ। जैसे मैं कहूँ कि ये सेल बॉडी है, क्लियर, इससे ये एक्सॉन, तो आप देखें यहाँ ये डेंड्राइट दिख रहा है, डेंड्राइट दिख रहा है, डेंड्राइट दिख रहा है, ये डेंड्राइट दिख रहा है, ये न्यूक्लियस दिख रहा है, ये नीजल ग्रैन्यूल्स दिख रहे हैं, ये फाइबर्स दिख रहे हैं। क्लियर है पॉइंट? तो इसने जो स्टिमुलस रिसीव किया, सपोज यहाँ स्टिमुलस रिसीव किया, तो स्टिमुलस को कहाँ लेके आ रहा है? ये सेल के अंदर, टुवर्ड्स साइटोन। और ये इम्पल्स को कहाँ लेके जा रहा है बेटा? स्टिमुलस को, या जो भी मैसेज आए यहाँ पे इम्पल्स को, सेल टू एक्सॉन। तो एक्सॉन बाहर लेके जा रहा है, डेंड्राइट अंदर की तरफ लेके आ रहा है। तो एक्सॉन बाहर लेके जा रहा है तो वी यूज टर्म सेंट्रीफ्यूगल, और डेंड्राइट अंदर की तरफ लेके आ रहा है, टुवर्ड्स सेल लेके आ रहा है, तो हम टर्म क्या यूज़ करेंगे? सेंट्रीपिटल। तो दिस इज द इम्पॉर्टेंट टर्म बेटा जो आपको आना चाहिए, सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल। तो आपके डेंड्राइट कैसी कंडक्शन शो करते हैं? सेंट्रीपिटल। एक्सॉन कैसी कंडक्शन शो करते हैं? सेंट्रीफ्यूगल। ये 2 टर्म मैं आपको क्या बता रही हूँ? टुवर्ड्स सेल आ रहे हैं तो सेंट्रीपिटल, अवे फ्रॉम सेल जा रहे हैं तो सेंट्रीफ्यूगल। दिस इज द इम्पॉर्टेंट पॉइंट बेटा। तो आपने लिखा इसमें भी न्यूरोफाइब्रस और क्या लोकेटेड होते हैं? नीजल ग्रैन्यूल। नाउ कम ओवर द सेकंड पार्ट, डेंड्राइट।
नाउ कम ओवर द सेकेंड सेल प्रोसेस, डेंड्राइट। डेंड्राइट सबसे छोटा है या लॉन्गेस्ट है? तो आप कहेंगे बहुत ही लॉन्गेस्ट है सेल प्रोसेस, लॉन्गेस्ट सेल प्रोसेस, लॉन्गेस्ट सेल प्रोसेस ऑफ साइटोन। छोटे सेल प्रोसेस को क्या बोला आपने? डेंड्राइट। और जो लॉन्गेस्ट है उसको क्या बोला आपने? एक्सॉन। इट इज ऑलवेज सिंगल, इट इज ऑलवेज सिंगल। हर एक न्यूरॉन में आपने अब तक कितने एक्सॉन देखे हैं? डेफिनेटली एक देखे हैं, तो इट इज ऑलवेज सिंगल। लेकिन डेंड्राइट एक भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, मेनी मोर देन 4, 5, 6 भी हो सकते हैं, बट एक्सॉन ऑलवेज क्या होता है? सिंगल होता है। Its diameter is uniform and it contains cytoplasm. Its diameter is uniform. डायग्राम में इस चीज़ का ध्यान रखना बेटा, ऐसा नहीं है कि कहीं ये पतला होता है कहीं ये मोटा होता है। Its diameter is uniform and it contain cytoplasm called, साइटोप्लाज्म के लिए क्या टर्म यूज किया आपने? कॉल्ड एक्सोप्लाज्म, एंड इट्स मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एक्सोलेमा। मेम्ब्रेन को क्या बोला? एक्सोलेमा। और जो लिक्विड भरा हुआ है, साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स भरा हुआ है किसके अंदर? किसके अंदर? एक्सॉन के अंदर। किसके अंदर बेटा? एक्सॉन के अंदर। उसको क्या बोलते हैं? एक्सोलेमा। पहला डेंड्राइट था, दूसरा एक्सॉन था, प्लीज करेक्ट। गलती से मैंने डेंड्राइट लिख दिया था। तो लॉन्गेस्ट सेल प्रोसेस कौन सा है बेटा? एक्सॉन। सिंगल होते हैं, यूनिफॉर्म डायमीटर होता है, लिक्विड जो भरा हुआ है साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स उसको एक्सोप्लाज्म कहा, और जो मेम्ब्रेन है उसको एक्सोलेमा कहा। तो यहाँ तक आपको एक्सॉन, इट कंटेन ओनली न्यूरोफिब्रिल्स, इसमें सिर्फ क्या प्रेजेंट होते हैं? न्यूरोफिब्रिल्स। देयर इज नो मेजल ग्रैन्युल्स, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट थोड़ा सा देख लेते हैं एक्सॉन हिलॉक क्या होते हैं, श्वॉन सेल क्या होते हैं, और कैसी माइलिन शीट बनाते हैं। तो नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे एक्सॉन को बेटा। एक्सॉन हिलॉक, हिलॉक कैसा पार्ट है आपकी न्यूरॉन का? यू कैन राइट डाउन एक्सॉन हिलॉक इज द न्यूरॉन्स ट्रिगर जोन। You can write down it is neurons trigger zone. What do you mean by neuron trigger zone? Because it is site where action potential are triggered. सबसे पहला impulse generate होना शुरू होता है। It is site of action, it is a site of, नहीं लिखेंगे, where, it is site where action potential, proper sentence नहीं बन रहा था, it is site where, site मतलब जगह, where action potential are triggered का मतलब शुरुआत होती है। पोटेंशियल जनरेशन की शुरुआत कहाँ से देखी गई है बेटा? हिलॉक। तो हिलॉक इज द मोस्ट सेंसिटिव पार्ट, दिस इज द सेंसिटिव पार्ट ऑफ योर न्यूरॉन, जहाँ पे पोटेंशियल पावर बननी, जनरेशन, इम्पल्स जनरेशन शुरू होती है बेटा, +35 +45 मिलीवोल्ट। और जो टर्मिनल एंड है उसको क्या बोला था आपने? एक्सॉन टिलोन्ड्रिया। यू कैन राइट डाउन द नेक्स्ट पॉइंट रिलेटेड टू एक्सॉन। हम एक्सॉन के बारे में ही लिख रहे हैं बेटा। यू कैन राइट डाउन द टर्मिनल पार्ट ऑफ एक्सॉन, द टर्मिनल का मतलब लास्ट पार्ट, एंड पार्ट, टर्मिनल पार्ट और टर्मिनल एंड ऑफ एक्सॉन is called टिलोन्ड्रिया, और एक्सॉन टिलोडेंड्रिया is called टिलोडेंड्रिया। एंड पार्ट को क्या बोलते हो? टिलोडेंड्रिया बोलते हो। दिस इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट बेटा, टिलोडेंड्रिया, which are rich in माइटोकॉन्ड्रिया, पावर हाउस जिसको बोलते हो
in mitochondria and site for formation of what? इम्पल्स कैसे कंडक्ट होती है बेटा एक न्यूरॉन से दूसरे में? केमिकल ट्रांसमिशन होती है ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर। यदि मैं सिंपली कहूँ तो हमारे न्यूरॉन में इम्पल्स जनरेट हुई, ट्रिगर हुई किस पॉइंट पे? हिलॉक में। इम्पल्स कहाँ बनती हुई चलती हैं? एक्सॉन में। और एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में इम्पल्स को ट्रांसमिट करना है तो वी नीड अ स्पेशल केमिकल एंड दैट स्पेशल केमिकल इज सेड टू बी न्यूरोट्रांसमीटर। यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट निकलता है बेटा, व्हाट इज द साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर? थीलोडेंड्रिया, और यू कैन कॉल एक्सॉन एंड बल्ब। बल्ब में बनता है, और बल्ब के भी किस ऑर्गेनल में बनता है? माइटोकॉन्ड्रिया। दिस इज द इम्पॉर्टेंट। तो यहाँ पे एसिटाइल कोलिन बनता है जो स्टोर हो जाता है। तो फॉर्मेशन ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर से एसिटाइल कोलिन। वैसे देयर आर सो मेनी न्यूरोट्रांसमीटर, डोपामिन, सेरोटोनिन, एसिटाइल कोलिन, बहुत सारे होते हैं, बट द मोस्ट कॉमन जो आपकी एनसीईआरटी कहती है एसिटाइल कोलिन। तो हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। आपकी एनसीईआरटी एग्जाम्पल देती है एसिटाइल कोलिन, जिसको आप शॉर्ट में कहते हैं ACH। अब बना दिए न्यूरोट्रांसमीटर तो स्टोर भी तो करने पड़ेंगे, तो ये स्टोर कहाँ होते हैं? तो यू कैन राइट डाउन ACH, एसिटाइल कोलिन। A स्टैंड फॉर एसिटाइल, CH स्टैंड फॉर कोलिन। एसिटाइल कोलिन स्टोर्ड इन कहाँ स्टोर्ड होती है? स्टोर्ड इन साइनेप्टिक वेसाइकल। साइनेप्स पढ़ा होगा आपने, इज द जंक्शन बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव न्यूरॉन। तो साइनेप्टिक वेसाइकल में स्टोर होती है। अब आपने देखा कि जो आपकी एक्सॉन थी उसकी मेम्ब्रेन को आपने एक्सोलेमा कहा था। इट इज़ टोटली सराउंडेड विथ अ लिपिड जिसको आपने माइलिन शीथ लेयर कहा था। तो यू कैन राइट डाउन कि आपकी एक्सॉन किससे सराउंड होने वाली है और ऐसी नीड हमें क्यों पड़ी और क्या फ़ायदा होगा इसको सराउंड करने का, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो नेक्स्ट राइट डाउन एक्सॉन इज कवर्ड विद, एक्सॉन के बारे में ही कंटिन्यू कर रहे हैं बेटा। एक्सॉन इज कवर्ड विद किससे कवर्ड होती है एक्सॉन? कवर्ड विद अ लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड, विद अ लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड। व्हाट डू यू मीन बाय फॉस्फोलिपिड? फॉस्फेट प्लस लिपिड, कॉन्जुगेट लिपिड। लिपिड क्या होते हैं? फैट्स होते हैं। लिपिड्स क्या होते हैं? दीज आर एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। एस्टर्स पढ़े आपने? एस्टरिफिकेशन, एसिड और अल्कोहल को जब आप रिएक्शन कराते हो तो एस्टर की फॉर्मेशन होती है, और यदि हम उसमें फॉस्फेट ग्रुप जोड़ दें तो ऐसे लिपिड को क्या बोल देंगे? कॉन्जुगेट लिपिड, फॉस्फोलिपिड। तो यहाँ पे क्या देखा? एक्सॉन किससे कवर्ड है बेटा? फॉस्फोलिपिड। और कौन से टाइप? बहुत सारे फॉस्फोलिपिड होते हैं। तो यहाँ पे कौन सा लिपिड है इसका एग्जाम्पल? स्फिंगोलिपिड। तो आपसे पूछा जाए व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ माइलिन शीथ, यू कैन गो थ्रू स्फिंगोलिपिड। दिस इज द इम्पॉर्टेंट पॉइंट बेटा, आपको पता होना चाहिए। एक स्पेशल टाइप की फॉस्फोलिपिड है और आपने उस लिपिड का क्या नाम दिया? स्फिंगोलिपिड, अ लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड। और इस लेयर को क्या नेम दोगे? इस लेयर को? कॉल्ड माइलिन शीथ। शीथ का मतलब लेयर, माइलिन शीथ का मेन फंक्शन क्या है? इट बिहेव एज इंसुलेटर, ताकि अनवांटेड आयंस की लीकेज ना हो। तो यू कैन राइट डाउन द फंक्शन ऑफ माइलिन शीथ। फर्स्ट ऑफ ऑल, माइलिन शीथ एक्ट एज इंसुलेटर पढ़ा है आपने, कंडक्टर, सेमी कंडक्टर, इंसुलेटर। इट एक्ट एज इंसुलेटर एंड प्रिवेंट लीकेज ऑफ आयन। आप पढ़ेंगे सोडियम एंड पोटेशियम आयन which play a very crucial role in the generation of nerve impulse and prevent leakage of ions. आयंस की लीकेज को प्रिवेंट करता है। कौन से आयंस की लीकेज को? सोडियम एंड पोटेशियम आयन। दिस इज इम्पॉर्टेंट पॉइंट, लीकेज ऑफ आयंस। क्योंकि यदि आयंस की लीकेज हो गई तो इम्पल्स जनरेट नहीं होंगे। तो ये किसने बनाई है माइलिन शीथ? आप कह रहे हो किसने बनाई है माइलिन शीथ? आपकी तरफ से आंसर आएगा
बनाया स्वॉन सेल ने। किसने बनाई? स्वॉन साइंटिस्ट का नाम था बेटा। उन्होंने डिस्कवर किया था कि एक्सॉन के चारों तरफ कुछ स्पेशल टाइप की ग्लिया सेल होती हैं एंड दीज सेल आर एसोसिएटेड विद फॉर्मेशन ऑफ माइलिन शीट। तो स्वॉन सेल टेक पार्ट, ये किसमें पार्टिसिपेट करती है, आप अपनी वर्डिंग में भी लिख सकते हैं, टेक पार्ट इन डिपोजिशन ऑफ माइलिन शीट, डिपोजिशन ऑफ माइलिन शीट, माइलिन MYELIN, माइलिन शीट around एक्सोलेमा। एक्सोलेमा इज द मेम्ब्रेन ऑफ एक्सॉन। तो माइलिन शीट की डिपोजिशन कराता है एक्सोलेमा एंड द प्रोसेस इज सेड टू बी माइलिनोजेनेसिस। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि नेम द सेल विच पार्टिसिपेट इन माइलिनोजेनेसिस, you can go through Schwann cell, and a Schwann cell is a type of glia cell, type of glia cell। ये आपको पता होना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए। अब आप कह रहे हैं कि बेटा कि न्यूरॉन जो है मैडम वो दो पार्ट से मिलके बना है, साइटोन एंड सेल प्रोसेस। होपफुली आपको ये क्लियर हो गया होगा साइटोन क्या है, सेल प्रोसेस क्या है। अब आपने एक तरफ कह दिया कि न्यूरॉन के अंदर सेंट्रियोल भी एब्सेंट करा दिया आपने, तो सेल डिवीजन नहीं होगी। तो ब्रेन ट्यूमर कैसे हुआ, मैं ये क्वेश्चन पूछूंगी आपसे कि न्यूरॉन एक बार डिवाइड कर जाता है तो फर्दर उसके अंदर कैपेबिलिटी नहीं रहती कि वो डिवाइड कर सके, डिफ्रेंशिएट कर सके, इट अंडरगो परमानेंट जी-नॉट फेज। न्यूरॉन जो है वो परमानेंट जी-नॉट फेज में चले जाते हैं। परमानेंट जी-नॉट का मतलब क्यूसेंट फेज में चले जाते हैं कि एक बार वो डिवाइड कर गए तो फर्दर उनके अंदर डिवाइडिंग टेंडेंसी लॉस्ट हो गई, मतलब आपके न्यूरॉन डैमेज हो गए तो वो दोबारा से रिजुविनेट, रीजनरेट, डिवाइड, डिफ्रेंशिएट नहीं हो सकते। फिर ट्यूमर कैसे हुआ, क्योंकि ट्यूमर और कैंसर का कॉन्सेप्ट मैं आपको यदि सिंपली सुनाऊं कि जब सपोज आपकी बॉडी का एक सेल है बेटा, उसको डिवाइड करना है 10 टाइम्स, तो वो 10 टाइम्स ही डिवाइड करेगा, लेकिन जब वो भूल जाए कि उसको 10 टाइम्स डिवाइड करना है, इट अंडरगो 1 बिलियन टाइप डिवीजन, और यू कैन कॉल इट अंडरगो अनकंट्रोल्ड डिवीजन। मैंने क्या कहा कि ईच एंड एवरी सेल इन आवर बॉडी हैविंग टेंडेंसी टू डिवाइड एंड डिफरेंशिएट विद पर्टिकुलर रेट अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ द बॉडी। जितनी आपकी बॉडी को नीड है वो उतनी ही बार डिवाइड करता है, एंड दैट प्रॉपर्टी इज सेड टू बी कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। कॉन्टैक्ट इनहिबिशन हमारे नॉर्मल सेल की प्रॉपर्टी होती है जिसके थ्रू वो अनवांटेड डिवाइड नहीं करता। ये कैंसर में हम +2 में पढ़ेंगे, बस मैं आपको बता दूं कि कॉन्टैक्ट इनहिबिशन हमारे नॉर्मल सेल की प्रॉपर्टी होती है जिसके थ्रू हमारे नॉर्मल सेल अनवांटेड डिवाइड डिफरेंशिएट नहीं करते। लेकिन जब ये प्रॉपर्टी लॉस हो जाए, ये प्रॉपर्टी क्या हो जाए, लॉस हो जाए, तो हमारे सेल भूल जाते हैं और उसको कितनी बार डिवाइड करना है, एंड इट लीड टू ट्यूमर और इट लीड टू कैंसर। ट्यूमर और कैंसर लीड करते हैं आपकी बॉडी में इफ द सेल लॉस विच प्रॉपर्टी, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन प्रॉपर्टी। लेकिन एक तरफ आप कह रहे हैं कि न्यूरॉन तो कभी डिवाइड ही नहीं करते, तो फिर ट्यूमर कैसे हुआ। तो ट्यूमर किसकी अनकंट्रोल्ड डिवीजन से होता है, ग्लिया सेल। तो नाउ कम ओवर द ग्लिया सेल और न्यूरोग्लिया सेल क्या होते हैं, फिर हम टाइप्स ऑफ न्यूरॉन पे चलेंगे। तो आपने क्या देखा है कि जो आपने ब्रेन ट्यूमर डेफिनेटली सुना होगा, इट इज़ ऑफ ड्यू टू अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ ग्लिया सेल rather than neuron, because neuron are in permanent G0 phase which never undergo division and differentiation, that's why not participate in tumor formation. So now come over the neuroglia cell. Neuroglia cell और glia cell, glia cell क्या होता है, ध्यान से देखें, फटाफट देखें बेटा, आपके नेक्स्ट लेक्चर का भी टाइम हो रहा है। इट डिवाइड, इसके अंदर डिवीजन की टेंडेंसी होती है, डिवाइड होता है। यू कैन राइट डाउन हेयर अनकंट्रोल्ड डिवीजन। अनकंट्रोल्ड डिवीजन किसकी अनकंट्रोल्ड डिवीजन, ग्लिया, क्योंकि न्यूरॉन में तो कभी डिवीजन होती ही नहीं है, एक बार डिवाइड कर गए, एक बार डिफरेंशिएट कर गए तो परमानेंट जी-नॉट फेज में रहते हैं, कभी भी डिवाइड नहीं करते। अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ ग्लिया सेल
glia cell give rise to glia cell give rise to brain tumor, give rise to what? brain tumor. तो कौन से सेल ब्रेन ट्यूमर के लिए रिस्पॉन्सिबल है? ग्लिया सेल। और कब रिस्पॉन्सिबल है? जब उसकी कौन सी प्रॉपर्टी लॉस्ट हो जाए? कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। तो लॉस ऑफ कॉन्टैक्ट इनहिबिशन लीड टू ट्यूमर जनरेशन इन आवर बॉडी, ब्रेन ट्यूमर, बिकॉज neurons have lost the tendency to divide. Neurons always remained in G0 phase, ये आगे मैं सेल डिवीजन सेल साइकिल में पढ़ाऊंगी, क्यूसेंट फेज और यू कैन कॉल डोरमेंट फेज। आपके न्यूरॉन ऑलवेज डोरमेंट फेज में रहते हैं, काम भले ही करेंगे लेकिन भले ही डिवाइड डैमेज हो जाए लेकिन कभी भी डिवाइड एंड डिफ्रेंशिएट नहीं होंगे। तो ग्लिया सेल ही किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? ब्रेन ट्यूमर। होपफुली क्लियर होगा। नेक्स्ट कम ओवर टाइप्स ऑफ ग्लिया सेल। कितने टाइप्स के ग्लिया सेल होते हैं, व्हाट आर देयर रोल इन control and coordination and how they assist neuron in control and coordination. Next come over types of glia cell. There are three types of neuroglia cells or simply you can call glia cells. कितने टाइप के? 3 टाइप्स के। फटाफट लिखेंगे बेटा। सबसे पहला एस्ट्रोग्लिया, नंबर 1 हेडिंग डालें, एस्ट्रोग्लिया। एस्ट्रो का मतलब होता है स्टार, एस्ट्रोग्लिया। तो इसकी शेप कैसी होगी? स्टार शेप। दूसरी कौन सी है बेटा? ओलिगोडेंड्रोग्लिया। इसमें से ओलिगो का मतलब होता है 8, ओलिगोडेंड्रोग्लिया ऐसे सेल जिसमें से मोर देन 8 to 10 प्रोसेस बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा, उसको बोलते हैं ओलिगोडेंड्रोग्लिया। एंड नेक्स्ट इज माइक्रोग्लिया, छोटे छोटे ग्लिया सेल जिसको आपने क्या कहा? माइक्रोग्लिया। तो कितने टाइप के ग्लिया दिखे आपको? 3, एस्ट्रोग्लिया, ओलिगोडेंड्रोग्लिया, माइक्रोग्लिया, एंड दे आर मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट फ्रॉम वन अनदर। एक दूसरे से अलग अलग दिखाई देते हैं और अलग अलग रोल ही प्ले करते हैं आपके नर्वस टिश्यू में। तो एस्ट्रोग्लिया इज ऑल्सो सेड टू बी एस्ट्रोसाइट, इट इज ऑल्सो सेड टू बी एस्ट्रोसाइट। और ये कैसे होते हैं? स्टार शेप होते हैं। यू कैन राइट डाउन स्टार शेप्ड, स्टार शेप्ड, दैट्स व्हाई एस्ट्रो का मीनिंग ही क्या होता है बेटा? स्टार शेप्ड दिखाई देते हैं। क्लियर? और इसका मेन फंक्शन क्या है? यू कैन राइट डाउन, मेन फंक्शन के ऊपर फोकस करेंगे बेटा। टू होल्ड न्यूरॉन एट अ डिस्टेंस, ऐसे चिपके नहीं होते, माइनर सा डिस्टेंस मेंटेन करके रखते हैं न्यूरॉन के बीच में। और होल्ड ब्लड वेसल क्लोज टू न्यूरॉन, और टू होल्ड ब्लड वेसल्स, क्योंकि इसको इम्पल्स जनरेट करना है बेटा न्यूरॉन को, तो दे नीड कांस्टेंट सप्लाई ऑफ आयरन, न्यूट्रिएंट्स, एवरीथिंग, एंड दैट इज सप्लाइड बाय अ ब्लड वेसल। तो ब्लड वेसल का डायरेक्ट कांटेक्ट बना के रखना, मतलब जैसे मैं कहूँ कि न्यूरॉन है और ये ब्लड वेसल है, तो इन दोनों के बीच में कौन से ग्लिया सेल है? एस्ट्रोग्लिया। सपोज दिस इज न्यूरॉन एंड दिस इज ब्लड वेसल, एंड इन दोनों के बीच में कौन से सेल है? एस्ट्रोग्लिया। तो और टू होल्ड ब्लड वेसल, किसके साथ? ब्लड वेसल्स क्लोज टू न्यूरॉन, किस चीज़ के लिए? फॉर एक्सचेंज ऑफ मटेरियल, क्लियर पॉइंट? होपफुली आपको एस्ट्रोग्लिया का फंक्शन क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट कम ओवर ओलिगोडेंड्रोग्लिया। एग्जाम्पल ऑफ ओलिगोडेंड्रोग्लिया इज श्वान सेल। ये आप हायर क्लास में पढ़ेंगे डिटेल में बेटा, क्योंकि आपकी एनसीईआरटी इतना ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करती ग्लिया सेल को, सिर्फ किसका एग्जाम्पल देती है? स्वान सेल। द बेस्ट क्लासिकल एग्जाम्पल ऑफ ओलिगोडेंड्रोग्लिया इज स्वान सेल। इट सिक्रीट माइलिन, MYELIN, it secrete myelin, or you can call myelinogenesis
फॉर्म इंसुलेटिंग लेयर, हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, फटाफट लिख लें। इंसुलेटिंग लेयर किसके चारों तरफ, अराउंड एक्सॉन, लेयर अराउंड एक्सॉन। एंड द लास्ट वन इज माइक्रोग्लिया, छोटे हैं, नेम से क्लियर है, माइक्रोग्लिया कैसे हैं, छोटे हैं, स्मॉल इन साइज है। तो वेरी स्मॉल, इट इज वेरी स्मॉल। तो मॉर्फोलॉजिकली भी आपने डिफरेंस देख लिया। और इसका मेन काम क्या है, इट इज फेगोसिटिक इन नेचर। फेगोसिटिक का मतलब कि न्यूरॉन को प्रोटेक्शन देते हैं, प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द न्यूरॉन। कोई भी बैक्टीरिया आ जाए, कोई डैमेज ना हो जाए न्यूरॉन को, क्योंकि न्यूरॉन एक बार डैमेज हो गए तो वो डिवाइड एंड डिफ्रेंशिएट नहीं करेंगे। तो जो माइक्रोग्लिया हैं दे जनरली एसोसिएटेड विद प्रोटेक्शन। कोई भी हार्मफुल सब्सटेंस आ जाए, केमिकल आ जाए, बैक्टीरिया आ जाए, एंटीजेंस आ जाए, तो उनको ईट कर जाते हैं। फेगो का मतलब ईटिंग, साइटिक का मतलब सेल ईटिंग, जिसके थ्रू ये किसी भी हार्मफुल फॉरेन सब्सटेंस को ईट कर जाता है। तो दीज आर डिफरेंट टाइप ऑफ ग्लिया सेल। नेक्स्ट सेगमेंट में पढ़ेंगे हम बेटा टाइप्स ऑफ न्यूरॉन और नर्वस सिस्टम इन इनवर्टिब्रेट्स।